अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इंटरमीडिएट फिजिक्स पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 2 में जो रिमेनिंग एमसीक्यूज रह गए थे उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला एमसीक्यूज है जी, द थर्ड बैंड इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कि थर्ड बैंड जो होता है ये कार्बन रजिस्टर में वो किसको शो करता है। तो याद रखिएगा कि थर्ड बैंड जो होता है वो पावर्स को शो करता है, किसकी पावर्स को, पावर ऑफ 10। अगर तो वहाँ पे लिखा हुआ है 2 तो उसका मतलब क्या है, 10 की पावर 2, ठीक है, मतलब 100। और अगर वहाँ पे लिखा हो 3 तो उसका मतलब होगा 10 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 1000। तो जितने कलर का नंबर होगा वो 10 की पावर में आएगा थर्ड बैंड में, ठीक है जी। द नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? तो आप जानते हैं ब्लैक कलर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0, ठीक है। 0 किसकी होती है, ब्लैक की। सबसे पहले ब्लैक कलर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0, और 0 से वैल्यू स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, 9 तक जी। द कलर कोड फॉर द कलर ग्रे इज, ग्रे कलर के लिए जो कलर कोड है वो, तो जैसे कि आपको याद होगी वो कहानी कि बी बी रॉय गुड बॉय, बी रॉय गुड बॉय, बी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। तो ये टेक्निक थी हमारे पास इस कलर स्कीम को याद रखने की, जिसमें हम जानते हैं कि जो पहला कलर है वो ज़ीरो है, जो कि ब्लैक का होता है, ठीक है। और इस तरह 1 ब्राउन का, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, और इस तरह चलते चलते जो है आखिर में ग्रीन और वाइट तक, ठीक है। तो जो ग्रे कलर है वो आप देख सकते हैं जी। तो इस तरह हमने देखा कि हमारे पास ये 10 कलर्स थे जिनकी वैल्यू 0 से लेकर 9 तक जाती थी, और ये जो हमारे पास है सेकंड लास्ट वाला, दिस इज द ग्रे कलर एंड दिस इज नंबर 8। तो 32 का आंसर क्या होगा, 8, क्योंकि उसने ग्रे कलर के लिए पूछा है। तो याद रख लीजिएगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। तो इस तरह 0 से लेके 9 तक कलर्स हैं, इनकी कलर स्कीम को याद रखिएगा। ये एग्जाम में किसी का भी कोड जो है पूछ सकता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, द कलर ऑफ स्ट्रिप्स ऑन अ सर्टेन कार्बन रेजिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट। सबसे लेफ्ट वाला क्या है, येलो। उसके बाद कौन सा है, ब्लैक। उसके बाद कौन सा है, रेड। कहता है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी जी। तो याद रखिएगा कि येलो का नंबर क्या होता है, BBROY, यानी कि 5वें नंबर पे आ रहा है तो उसका नंबर होगा 4, येलो का। नेक्स्ट क्या है, ब्लैक। तो ब्लैक का नंबर क्या होता है, 0, तो जो नंबर होता है हम वैसे लिखते हैं। आगे थर्ड नंबर हमने पढ़ा, थर्ड बैंड क्या होता है, ये 10 की पावर्स होती हैं। तो 10 की पावर में क्या है, रेड है, तो रेड का क्या होता है, BBR, चौथे नंबर पे, यानी कि तीसरा नंबर है इसका। तो 40 10 की पावर 3, तो 40 जो है ये ऐसे आ गया, 10 की पावर 3 का हम लिख सकते हैं किलो, तो 40 किलो ओहम। याद रख लीजिएगा, जब भी किसी भी बैंड में रेड कलर लास्ट पे आता हो तो वो किलो में आता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो ट्रू आंसर ऑफ 33 का वो है ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह आप कलर स्कीम को याद रखते हुए डिफरेंट किस्म के रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को बता सकते हैं जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ़ द टॉलरेंस कलर इज गोल्ड। याद रख लीजिएगा कि फोर्थ बैंड जो होता है वो टॉलरेंस का होता है, वो यहाँ तो गोल्ड होता है, यहाँ सिल्वर होता है। तो अगर तो आपके पास फोर्थ बैंड में कार्बन रजिस्टर में कलर आ रहा है गोल्ड, तो गोल्ड कलर के लिए जो आपके पास टॉलरेंस होगी वो होगी ±5%, ठीक है, ±5%। तो इस तरह अगर सिल्वर बैंड होता है तो सिल्वर बैंड के लिए आपके पास क्या होती है, ±10%, ठीक है।
अभी जो ऊपर हमने कहा कि पहला येलो है, फिर ब्लैक है, फिर क्या है, रेड, तो ये आपके पास तो बन गई 40 किलो हम। अगर मैं कहूँ चौथा बैंड जो है ये कौन सा हो सकता है, या तो गोल्ड हो सकता है या क्या हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। ये क्या बताता है, ये आपके पास टॉलरेंस बताता है। टॉलरेंस बताती है कि आपके पास कितनी वेरिएशन आएगी एक्चुअल रेजिस्टेंस में, ठीक है, उसकी परसेंटेज के लिहाज से। तो सिल्वर के लिए क्या होती है +-10% और गोल्ड के लिए क्या होती है +-5%। इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, गोल्ड होता है G फॉर गोल्ड। तो चूंकि आजकल 5G का दौर है तो 5G, तो इस तरह जो टॉलरेंस होगी वो याद रखने के लिए गोल्ड की क्या होगी 5G, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं। जी नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। 36 एमसीक्यूज है कि रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज, रियोस्टेट यूज की जा सकती है एज अ वेरिएबल रजिस्टर। जी हमने पढ़ा था कि रियोस्टेट को वेरिएबल रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं। एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, हम पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ दिस। तो चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और सेपरेट सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है, तो हमें याद होना चाहिए कि रियोस्टेट को आप एज अ वेरिएबल रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं और एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। जी क्वेश्चन नंबर 37 कि द वायर यूज इन रियोस्टेट इज मेड फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बुक की लाइन है, बहुत दफ़ा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि रियोस्टेट की जो वायर है वो किससे मिलके बनती है। तो आप जानते हैं कि वो मैंगानीज वायर है। कौन सी वायर है, मैंगानीज। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ट्रू ऑप्शन है सी। जी तो 38 जो है कि एस यूनिट ऑफ ईएमएफ इज सेम एज, ईएमएफ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वर्क, एनर्जी, पावर या पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक बात याद रख लीजिएगा, ईएमएफ क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका नाम पे फोर्स आता है इसकी एब्रीवेशन में, मगर ये फोर्स नहीं है, तो लिहाजा इसका यूनिट न्यूटन भी नहीं है। तो बहुत से स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो फोर्स आ गया तो यूनिट न्यूटन होगा, तो ये इसका यूनिट न्यूटन नहीं है। पहले तो इस बात को जहन में रखिएगा, न्यूटन नहीं है तो क्या होगा, तो ईएमएफ जो है इसका यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका ट्रू ऑप्शन है डी, ठीक है। वर्क भी इसका यूनिट नहीं है, अगर वर्क नहीं है तो इसका मतलब एनर्जी भी नहीं है, क्योंकि वर्क और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, सेम। और पावर क्या होती है, वर्क ओवर टाइम। तो लिहाजा वर्क, एनर्जी और पावर जो ईएमएफ का यूनिट नहीं है, तो ट्रू ऑप्शन इसकी क्या है, ऑप्शन नंबर डी 38 का पोटेंशियल डिफरेंस। इसका एक और तरीका भी याद रखने का, जैसे कि नेक्स्ट एमसीक्यूज में एक फार्मूला बताया गया है, इस फार्मूले से भी आप देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका यूनिट क्या होगा, या ईएमएफ का यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है। तो इस फार्मूले से भी वजाहत होती है। याद रखिएगा कि जब भी दो चीज़ें हैं आपके पास, एक है ईएमएफ और एक है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे v इज इक्वल टू ई प्लस आई आर ये फार्मूला है, एक v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर ये फार्मूला है। ई यहाँ पे क्या है, ईएमएफ। अब जब भी दो क्वांटिटी सम होती है, जैसे कि आई आर किसके बराबर होता है, आप जानते हैं ओहम लॉ के मुताबिक v इज इक्वल टू आई आर होता है। तो इसका मतलब है कि ईएमएफ का यूनिट भी क्या होगा, वोल्ट। वोल्टेज वोल्टेज सम होकर आंसर क्या देंगे, वोल्टेज, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ईएमएफ का यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट। तो एमसीक्यू है 39, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है वो स्मॉल आर, और बैक की, और ईएमएफ क्या होती है, ई। याद रख लीजिएगा कि इसके लिए जो आपके पास आपकी बुक का जो फार्मूला है ये बिल्कुल एज इट इज एमसीक्यूज दिया गया है। तो 39 की ऑप्शन क्या है, बी, ठीक है। और ये जो केस है, इसलिए मेंशन नहीं किया हुआ बुक पे, ये केस वो है जब ईएमएफ आपकी ज़्यादा होती है पोटेंशियल डिफरेंस से। और ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस तभी ज़्यादा होती है जब आपके पास बैटरी जो है डिस्चार्ज हो रही हो। तो ये डिस्चार्ज की कंडीशन है ऑप्शन बी वाली। ये इस तरह की ई कैट में एमसीक्यूज आते हैं, एमडी कैट में एमसीक्यूज आते हैं कि कौन सी कंडीशन है कि ई जो आपके पास है ये ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस हो, ईएमएफ ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस हो, या ईएमएफ जो है लेस देन पोटेंशियल डिफरेंस हो, ठीक है।
या तीसरी ऑप्शन होती है कि ईएमएफ आपकी करंट के बराबर हो, ईएमएफ आपकी पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो। तो फार्मूला देखिएगा E इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर था। तो ये जो केस है थर्ड वाला, अगर मैं इसमें आई की वैल्यू 0 पुट कर दूं, सर्किट को ऑफ कर दूं, यानी कि सर्किट को ओपन कर दूं, तो इस केस में E इज इक्वल टू वी हो जाएगा। लेकिन E लेस देन वी, ईएमएफ जो है लेस देन होगी पोटेंशियल डिफरेंस ये तब होगी जब बैटरी चार्ज होगी, दिस इज द चार्जिंग केस। और E ग्रेटर देन वी होगी, दिस इज द डिसचार्जिंग केस। तो ये तीन किस्म के केसेस हैं। केसेस ऐसे बुक पे सेपरेट तो नहीं बताए, लेकिन आपको मैंने इस एमसीक्यूज की वीडियो में बता दिया, इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो टू ऑप्शन क्या है 39 की, बी वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। क्वेश्चन नंबर 40, विच इलेक्ट्रिक बल्ब हैज द लीस्ट रेजिस्टेंस। पावर दे दी गई है जी, और पावर दे दी गई और कहा गया है कि जी रेजिस्टेंस क्या होगी। तो आप जानते हैं आपके पास पावर का एक फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर, ठीक है। और पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया है कि लीस्ट रेजिस्टेंस क्या होगी। अगर मैं कह दूं कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट, तो पावर का रेजिस्टेंस से रिलेशन क्या आएगा, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस मैं कहता हूँ कि किसी बल्ब की इंक्रीज होगी, उसकी पावर क्या होगी, डिक्रीज। तो यहाँ पे चूंकि उसने पूछा गया है कि किस बल्ब की रेजिस्टेंस जो है लीस्ट होगी, मतलब कम होगी। तो अगर रेजिस्टेंस कम होती है तो किस बल्ब की रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस लीस्ट होगी उसकी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू ऑप्शन है 500 वाट। जी तो नेक्स्ट टाइम से यूज है जी, इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिकल हीटर इसकी वोल्टेज क्या है 220 वोल्ट और पावर कितनी है 440। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। रेजिस्टेंस निकालनी है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आर इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर पी, ठीक है। वी स्केयर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 220, इसका स्केयर करें और डिवाइड कर दें 440 पे, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस आएगी वो आपके पास रिलेटेड रेजिस्टेंस होगी। तो देखिएगा 220 का स्केयर करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 440 पे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 110 होगा। तो 110 ओम जो है इसका आंसर है, ठीक है। ये नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, किरचॉफ फर्स्ट रूल इज कॉल्ड। किरचॉफ फर्स्ट रूल आपके पास क्या था, याद रख लीजिएगा किरचॉफ के दो रूल्स थे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि सम ऑफ ऑल द करंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो के। दिस इज द फर्स्ट लॉ, ठीक है। और इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी कहते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी कहते हैं। जबकि समीशन वी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपके पास सेकंड लॉ है और इसका हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ का पूछा गया था, तो ऑप्शन टू ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू था, अभी मैंने आपको बताया किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है किस पे बेस करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज ज़ीरो। जो करंट ज़ीरो होगा, तमाम जंक्शंस का करंट जो एक पॉइंट पे आके मीट कर रहा हो वो ज़ीरो होगा, तो वो किरचॉफ का कौन सा लॉ है। तो जब भी करंट की बात आएगी तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ की बात आएगी, ठीक है। तो 44 का ऑप्शन क्या है, ए। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी 45, द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अराउंड अ क्लोज लूप इज इक्वल टू ज़ीरो। दो कंडीशन है, एक तो ये है कि सम ऑफ वी जो है ये ज़ीरो हो, और ये ज़ीरो कब होगा, जब आपके पास क्लोज लूप होगी, ठीक है। ये देखिएगा क्लोज सर्किट और लूप। तो ये जो कंडीशन है ये किरचॉफ सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है, और किरचॉफ सेकंड लॉ की स्टेटमेंट को आप क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो दोनों एमसीक्यूज याद रखिएगा कि जिसमें करंट का चेंज ज़ीरो होगा और आपके पास किरचॉफ फर्स्ट रूल है जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कहते हैं, और अगर तो समीशन वी ज़ीरो होगा, पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो होंगे, उनका सम ज़ीरो होगा,
किसी क्लोज लूप के लिए, तो वो किरचॉफ सेकंड लॉ होगा, और इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है। 45 क्या है, आइडियल वोल्टमीटर वुड हैव एन इन्फिनिट। आइडियल वोल्टमीटर की इन्फिनिट क्या होती है, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस या नन ऑफ। तो हम जानते हैं कि एक आइडियल वोल्टमीटर जो होता है उसकी रेजिस्टेंस जो है बहुत हाई होती है। क्यों होती है, ये आपके एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो आप इसको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखिएगा कि वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस हाई क्यों होती है। जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यू 47 जो है, द ईएमएफ टू सेल कैन बी कंपेयर्ड बाय, कि दो सेल्स हैं उनकी ईएमएफ आप कंपेयर करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे। तो याद रख लीजिएगा, एक आपके पास है एवोमीटर, जिस पे आप ए फॉर एम्पेयर, वी फॉर वोल्ट, ओ फॉर ओम, यानी कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए एवोमीटर यूज़ करते हैं। दूसरा है वोल्टमीटर, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज़ होता है। एक है गैल्वेनोमीटर, जिसको करंट की डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, और एक है पोटेंशियोमीटर। तो हमने पढ़ा था पोटेंशियोमीटर जो है ये किसी भी दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। तो इसकी ट्रू ऑप्शन क्या है, सी। 47 की ट्रू ऑप्शन क्या है, सी। जी, तो अभी हमने ये पहले भी पढ़ा था कि कलर कोड जो है ये ग्रे का क्या होता है, ये फिर रिपीट हो गए हैं। ठीक है, तो ये सारे रिपीट हो गए हैं एमसीक्यू, इनको हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है। एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल इज मेड बाय, कि एक्यूरेट मेजरमेंट जो आप है किसी सेल की, किसकी मेजरमेंट, ईएमएफ की, सेल की, आप किससे कर सकते हैं, वोल्टमीटर से, एमीटर से, पोटेंशियोमीटर से, या ऑल ऑफ देम। तो एक बात याद रखिएगा, ईएमएफ क्या है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट। तो एमीटर तो कतई नहीं होगा, क्यों, एमीटर करंट के लिए यूज़ होता है। वोल्टमीटर भी इतनी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देता। तो हमारे पास टू ऑप्शन है, पोटेंशियोमीटर। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि पोटेंशियोमीटर जो है ईएमएफ ऑफ सेल के मेजर करने के लिए भी यूज़ होता है, और दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए भी यूज़ होता है। और इसका जो प्रिंसिपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल इसका एग्जाम में आता है, मैं आपको बता देता हूँ इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसका प्रिंसिपल जो आपके पास है कि जो पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करता है, ईएमएफ फाइंड करता है सर्किट में से करंट गुजारे बगैर, जिसकी स्टेटमेंट आपको ऐसे मिलेगी, विदाउट ड्रा एनी करंट फ्रॉम द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस वी यूज़ पोटेंशियोमीटर। तो ये प्रिंसिपल भी इसका याद रखिएगा, ये बहुत दफ़ा एमसीक्यूज में पूछता है। तो इसी पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा लास्ट एमसीक्यूज होगा, द रेशियो ऑफ ईएमएफ टू सेल्स इज इक्वल टू, E1 जो है फर्स्ट सेल की ईएमएफ है, E2 सेकंड सेल की ईएमएफ है, ये किसके बराबर होती है। तो हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था कि ईएमएफ जो है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जौन सा सेल होगा जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसकी ईएमएफ ज़्यादा होगी। तो ये हमने वहाँ पे फार्मूला ड्राइव किया था। तो यहाँ पे देखिए E1 ओवर E2 है, तो L1 ओवर L2, दिस इज़ द ट्रू ऑप्शन। ठीक है, कि लेंथ और ईएमएफ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ये एक्चुअली ऑपरेटर्स है, तो उस ऑपरेटर्स में हम देखते हैं कि लेंथ यानी कि डिस्टेंस कितना तय हुआ है। ये लेंथ सेल की लेंथ नहीं है, ये एक्चुअली में डिस्टेंस है। ठीक है, तो 49 की ऑप्शन क्या है, ए। तो इस तरह हमने चैप्टर नंबर 13 को दो वीडियोज़ में स्प्लिट करके इसके एमसीक्यूज़ को चैप्टर वाइज डिस्कस किया। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो या आप इसमें कुछ इंक्रीमेंट करना चाहते हो, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। आइंदे आइंदा नेक्स्ट वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।